नमस्कार, एक्वा ट्रीट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है आर्गुलोसिस। ये एक बड़ी ख़राब बीमारी है, बड़े व्यापक स्तर पे होती है। इसे फिश लाइस कहते हैं, यानी कि मछली की जूं। तो शुरू करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। पैरासिटिक डिजीज़ है, एक्टोपैरासाइट है आर्गुलोसिस। ये पूरे के पूरे एक्वाकल्चर ऑपरेशंस का विध्वंस कर देता है। कॉमन फिश लाइस इसको बोलते हैं। इसको बगैर किसी माइक्रोस्कोप की मदद से सिर्फ आँख से देखा जा सकता है। लेकिन ये असली वाले जू नहीं है, क्योंकि असली वाले जू जो हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं, ये क्रस्टेशियन है। जो कॉजेटिव एजेंट है वो आर्गुलस फोलियसियस है। ये क्रस्टेशियन है, आर्गुलिडी फैमिली का। इसको कॉमन फिश लाउस बोला जाता है। ये इस तरह के ओवल शेप का होता है। इसमें कई तरह के सकर्स होते हैं और इसके माउथ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो खून चूस सकें। ये कंपलसरी जो है खून पीने वाला बाह्य परजीवी है। ट्रांसमिशन किसी इन्फेक्टेड फिश से ही होता है। जिस फिश के ऊपर ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, वो फिश अगर तालाब में आ जाए तो वो दूसरों को दे देती है। स्किन और गिल्स में भी ये हो सकते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा होस्ट स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी भी मछली को प्रभावित करते हैं। साइन और सिम्टम्स में देखिए तो आर्गुलस जो एक बड़ा होता है, काफ़ी, लगभग 6 से 22 mm लॉन्ग एक्सटर्नल फिश पैरासाइट है। बाहरी सतह पर ये आसानी से बिल्कुल फ्रीली स्वतंत्र रूप से घूमते हुए आपको दिखाई दे जाएगा, जबकि अन्य पैरासाइट ऐसे नहीं है। कुछ जोंक हैं वो थोड़ी इससे बड़ी होंगी, बाकी ये उनको अगर छोड़ दिया जाए तो ये सबसे बड़ा जो है बाह्य परजीवी है। और छोटे हरे धब्बे के रूप में इन्हें देखा जा सकता है। ये त्वचा को पंचर कर देता है और इसके पास जो मौखिक डंक है उसके माध्यम से ये एक साइटोलिटिक विष को इंजेक्ट करता है और जो ब्लड होता है उस पर फीड करता है। ये अनिवार्य रक्त फीडर है। बाद में जो भक्षण स्थल है वो अल्सर की तरह हो जाता है, वहाँ पर रक्त स्राव होने लगता है। तो नुकसान के अलावा जो है ये और भी बहुत ज़्यादा काम करता है, यानी कि ये इस तरह के जो घाव ओपन हो जाएंगे, खुले घाव, तो उसमें बैक्टीरिया या फंगस जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कर देंगे और उसके लिए वो बिल्कुल त्वचा को रेडी कर देता है। तो बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, वायरस हो गए, ये एक और कोई दूसरे पैरासाइट हैं, ये बहुत आसानी से जो है इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, दिखेगा आपको जगह जगह इस तरह के धब्बे दिखाई देंगे जहाँ पर ये आर्गुलस जो है खुद मौजूद है और यहाँ पे चिपक के हुक के द्वारा, सक्शन कप के द्वारा चिपका हुआ है और यहाँ से ये खून चूस रहा है। ये पीछे की तरफ मछली के वेंट्रल साइड में और साइड में जो है ये सब आपको दिखेंगे इस तरह से धब्बे। ये पूरी तरह से संकेत करते हैं कि यहाँ पर आर्गुलस का इन्फेक्शन है। हालांकि माइक्रोस्कोपिक जांच भी होनी चाहिए, आँख से तो दिख ही जाता है। एडवांस स्टेज में जो है वो कमज़ोरी आ जाएगी और स्केल्स को नुकसान होने लगेगा, पंखों का क्षरण हो जाएगा, एनीमिया यानी रक्त अल्पता हो जाएगी, जो अच्छी तरह से तैरेंगे नहीं, इरेटिक तैरेंगे। और फ्लैशिंग का मतलब होता है किसी मजबूत आधार पर जाके ये लोग रगड़ेंगे ताकि इसको ये शेड ऑफ कर सकें, गिरा सकें अपने सतह पर से। विकास की कमी हो जाएगी। मरणासन मछली बहुत थकी हुई दिखाई देती है, और ख़ास तौर से तब जब इसके लेटरल लाइन यानी कि पार्श्व रेखा अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो ये संतुलन बिल्कुल भी बना के नहीं रख सकती। और कुछ नेमाटोड्स हैं जिनके लिए इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती मेज़बान का भी ये काम करता है, यानी कि जो नेमाटोड हैं उनकी लाइफ साइकिल पूरी होने में ये इंटरमीडिएट होस्ट का काम भी करता है। ये यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से बड़ा सा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा अलग से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए साफ दिखाई दे रहा है, जो स्किन के ऊपर अच्छी तरह से चिपका हुआ है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा एक रिलेटिव जब आप दोनों चित्रों को देखेंगे कि इस तरह से जो ये है मछली के स्किन पर चिपका हुआ है और खून पी रहा है। यहाँ पर भी देखिए जो है रक्तस्रावी जो है अल्सर युक्त घाव हो रहे हैं,
सेकेंडरी इन्फेक्शन को ये बहुत ज़्यादा आमंत्रण देते हैं। इसके कारण जो है वो तनावपूर्ण माहौल है, ख़राब जैव सुरक्षा के अगर उपाय किए गए हैं तो उससे कहीं से इन्फेक्शन आ जाएगा। जल स्तर में कमी है या शैवालों का बहुत ज़्यादा बढ़ना, या भूख से अगर मछली थोड़ी सी वो हो रही है, परेशान हो रही है, या संक्रमित मछलियां जो हैं बाहर से आ गई हैं, ख़राब पानी की गुणवत्ता है, स्टॉकिंग डेंसिटी ज़्यादा है, और संक्रमित मछली या जो उभयचर प्राणी हैं यानी कि एम्फीबियंस, वो अगर उस पानी में है जहाँ से आप पानी ले रहे हैं तो वहाँ से आने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल में जो एडल्ट है वो तो खून पी रहा है, लेकिन जब वो वहाँ पर मादा मैच्योर हो जाती है तो वहाँ से वो छोड़ देती है स्किन को और पानी में आ जाती है, और वहाँ पर जो है जो हार्ड सरफेसेस होते हैं, लाठी है, कोई पत्थर है, कोई बहुत कड़ा सा लकड़ी का स्थान है, डंठल है, इन सब पे आके वो अपने एग डिपॉजिट कर देती है। वहाँ से फिर एग के अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, नॉप्लियस और मेटानॉप्लियस बनता है, वो पानी में निकलता है, और वहाँ से फिर जो है वो जुवेनाइल बन जाता है यानी उपवयस्क बन जाता है, और वहाँ से वो फिर मछली की तरफ जाके मछली को इन्फेक्ट करता है। तो जो वयस्क है वो 3 से 4 दिन बगैर मछली के रह सकता है, नहीं तो मर जाएगा क्योंकि उसको ब्लड चाहिए। और ये जो जुवेनाइल्स हैं इनको तो 1 या 2 दिन में ही अगर ये दोबारा इन्फेक्शन करके मछली के ऊपर नहीं पहुंच गए तो ये भी मर जाते हैं। तो इसका बड़ा लाभ लिया जा सकता है इनका इलाज करने में, इन 2 स्टेजेस का। तो आगे चलते हैं। एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए, क्योंकि इसका जो है वो किया जा सकता है, स्लाइड में बना करके भी देखा जा सकता है, तो बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। तो उसके बाद पॉन्ड सैनिटाइजेशन आप कर ही दीजिए सीफेक्स से 1 लीटर पर हेक्टेयर पर मीटर वाटर डेप्थ पे, ये बहुत ज़रूरी है। ये सीफा द्वारा बनाया हुआ बहुत बढ़िया उत्पाद है। और दूसरा ये है कि पानी में अगर हम वर्टिकल बम्बूज़ का गाड़ दें, लगा दें, तो उसमें मछलियाँ आकर के पैरासाइट्स को रब ऑफ कर सकती हैं, और 5 ppm के पोटेशियम परमैंगनेट का डिप ट्रीटमेंट किया जा सकता है। काफ़ी बड़े जो है लकड़ी के सबस्ट्रेट पटरे अंदर डाले जा सकते हैं जिसमें वो एग को डिपॉजिट करें और बाद में आप उसे हटा लें, तो पानी में जो है अंडों का लोड कम होगा, तो इन्फेक्शन कम होने में मदद मिलेगी। सोडियम क्लोराइड का 10 ppt का हम लोग सोल्यूशन बनाकर उसमें मछलियों को निकाल के रख सकते हैं, डिप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, शॉर्ट बाथ दे सकते हैं, और उससे भी पैरासाइट तुरंत निकल के बाहर गिर जाते हैं पानी में। फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया जा सकता है 30 से 50 ppm के हिसाब से। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का इस्तेमाल किया जा सकता है 0.02 ppm के कंसंट्रेशन से। ये सब इंसेक्टिसाइड्स हैं, क्योंकि ये बाह्य परजीवी है, इसलिए इनसे ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। और दूसरा जो है वो है डाइफ्लोरोबेंजीन, जो ल्यूफेन्यूरॉन के नाम से मिलता है। इसका 0.15 ppm के कंसंट्रेशन से भी इलाज किया जा सकता है। और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का इस्तेमाल करें तो वो जो है नए जो बॉर्न हैं, उपवयस्क हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। फॉर्मेलिन जो है वो बाज़ार में उपलब्ध है, बड़ी अच्छी तरह से आप ले सकते हैं। जो भी इलाज आप करें उसका USFDA की गाइडलाइन या गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ही करें, ताकि किसी प्रकार का इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। प्रिवेंशन के लिए जो पॉन्ड को अगर आप ड्राई कर दें, सारा पानी ड्रेन आउट करके ड्राई करके उसमें लाइम का छिड़काव कर दिया जाए, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इससे सारे के सारे इन्फेक्शन वहाँ से हट जाएंगे। और प्रायोरिटी सारे का सारा दिया जाए कि जो पैरासाइट है वो आपके तालाब में आने ही ना पाए। जो भी फार्म में बायोसिक्योरिटी के मेजर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से उनका पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये आ भी गए तो कम से कम एक तालाब से दूसरे तालाब में ना जाएं। इसलिए जो फार्म के लोग हैं उनके सब सूट अलग अलग हों, उनके फुटबाथ की व्यवस्था हो, और सारे इक्विपमेंट्स और जो भी आप टूल्स इस्तेमाल करते हैं उनका समय समय पर जो है वो डिसइंफेक्ट किया जाए उनको। सब टैंक के लिए, हर पॉन्ड के लिए अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए, ताकि पैरासाइट जो है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में ना जा सके। और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट तभी हो पाएगा जबकि सबका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा एक साथ।
जिसमें एनिमल हस्बेंड्री की गुड प्रैक्टिसेस शामिल हों, वेटरनरी डॉक्टर का भी पूरा सपोर्ट हो, बाकी और जो वाटर केमिस्ट्री वाले हैं वो लोग भी उसको अच्छी तरह से समझें। ये सब लोग जो है मिल करके जब एफर्ट करेंगे तभी इस बीमारी को आप पार पा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ख़राब बीमारी है, पूरे का पूरा एक्वाकल्चर को तहस नहस करके रख देता है। और ऑर्गुलस बीमारी से एक्वाकल्चर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो भी इलाज आप करें वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, इन्वायरमेंट को बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाए, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर ये बीमारी आपके यहाँ आ गई है किसी तरह से तो दोबारा ना आए, इसके लिए आप सारे अपने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, सारे प्रोसीजर्स को, डिज़ाइन को एक बार फिर से चेक करिए और वो सारे नेसेसरी इंतज़ाम करिए ताकि ये दोबारा आपके फार्म पर ना आए। तो ऑर्गुलोसिस बाय बाय, मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नई बीमारी के साथ। इसका नाम है डिजीज़ कॉज्ड बाय एर्गासिलस। तो अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया हासिल किया है, सीखा है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।